हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? सुन पा रहे हो ना? साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट है या नहीं? साउंड परफेक्ट है? सब कुछ ओके है? यस सर, परफेक्ट, ठीक है। तो आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हमने फॉलिक्यूलोजेनेसिस या oogenesis की बात की थी। और अगर मैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस की बात करता हूं तो मैंने कहा कंपाइल करेंगे इसको आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और एकदम कंसेप्चुअल समझेंगे इसको, ठीक है। तो आज का टारगेट जो होगा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अच्छा, इसको समझना है, पहले बहुत अच्छी तरीके से समझो। मैं कल का पहले रिवाइज कराऊंगा, फिर उसको यहां से कनेक्ट कराऊंगा, ठीक है। कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो, कल मैंने आपको सिर्फ बेसिक बात बताई थी कि एक्चुअल में फॉलिक्यूलोजेनेसिस होती क्या है। फॉलिक्यूलोजेनेसिस का मतलब होता है, ओके ठीक है, चलो एक बच्चा है फर्स्ट टाइम लाइव के लिए बोल रहा है, ठीक है। ओके, कोई नहीं बेटा, आप समझना अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हमने कल बात की थी, कल का मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। कल हमने बात की थी फॉलिक्यूलोजेनेसिस, यानी फॉलिकल का डेवलपमेंट। कहां हो रहा है फॉलिकल का डेवलपमेंट? ओवरी के अंदर हो रहा है। कब हो रहा है? प्यूबर्टी से हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, प्यूबर्टी से। तो प्यूबर्टी के टाइम पर जैसे ही एफएसएच हार्मोन निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू कर देता है। सारे फॉलिकल का नहीं, सारे फॉलिकल में से कुछ फॉलिकल का, ठीक है। तो वो जब आगे बढ़ते हैं फॉलिकल, तो उनमें से प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शरी फॉलिकल बनता है, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल बनता है, और फिर जाकर के उसका ओव्यूल्यूशन होता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तब कॉर्पस ल्यूटियम एलएच के डिक्रीज हो जाने की वजह से डिजेनरेट हो जाता है और कॉर्पस एल्बाइकेंस व्हाइट कलर की बॉडी बन जाती है, इसको कॉर्पस एल्बाइकेंस बोलते हैं। यहां तक क्लियर था? कॉर्पस एल्बाइकेंस तक क्लियर? बिल्कुल, हाँ। फिर मैंने बताया था इसी चीज को मैं आज अप्लाई करूंगा बिल्कुल एग्जैक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्योंकि ओव्यूल्यूशन से पहले 15 दिन और ओव्यूल्यूशन के बाद 15 दिन, तो लगभग 30 दिन पर एनसीईआरटी लिखती है 28 ±2 डेज की साइकिल होती है, ठीक है। एक साइकिल है जो स्पेशली, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोल सकते हो। और ये एक प्राकृतिक साइकिल है, एक ऐसी साइकिल है जो जीवन को जन्म देती है, समझ रहे हो ना। जीवन की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ रहे हो। प्रकृति के अंदर जो जीवन पनप रहा है उसके लिए ये साइकिल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, समझ रहे हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहां पर मैमल्स की, ठीक है। हाँ, यहां बात कर रहा हूं मैं मैमल्स, ठीक है। प्राइमेट्स की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है। आप समझ रहे हो उनमें ये साइकिल चलती कैसे है। हाँ, अदर देन मैमल्स और प्राइमेट्स बात करते हैं, अदर देन मैमल्स बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जैसे वहां एस्ट्रो साइकिल होती है, ठीक है, जो हम डिस्कस भी कराते हैं, ठीक है। एस्ट्रो साइकिल, ठीक है, अदर देन कह सकते हो प्राइमेट्स ये देखने को मिलती है, ठीक है। मैं समझा रहा हूं पहले तो मैं, ये एक ऐसी साइकिल है, अगर ये साइकिल नहीं होगी ना तो जीवन पॉसिबल नहीं है, ऐसे समझो, ठीक है। ये साइकिल ही जीवन को, मतलब मनुष्य के जीवन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। साइकिल की वजह से ही मनुष्य का जीवन संभव है, और साइकिल ही, ठीक है, समझ रहे हो, इस जीवन को, जीवन की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल एक लाइन में कहा जाए, मतलब साइकिल अपने में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये, ठीक है। और एक्चुअल में मतलब जब तुम चीजें देखोगे ना, तो जो साइकिल चल रही है ना, तो इसके हिसाब से जो प्रकृति के अंदर या कैसा तो ब्रह्मांड के अंदर जो रोटेशन चल रहे हैं वो भी एक साइकिल है। तो कुछ लोगों ने कंपाइल भी किया है इसको उससे, ठीक है। पर उस पर नहीं जा रहा हूं मैं अभी, अब यहां समझो। अगर मैं साइकिल की बात कर रहा हूं तो कल मैं जो डिस्कस की थी फॉलिक्यूलोजेनेसिस जो ओवरी के अंदर होती है, पर ये साइकिल जब ओवरी में चल रही होती है तो पैरेलली यूट्रस में भी चल रही होती है, ठीक है। अगर ओवरी में चेंज आ रहे होते हैं तो उस समय पैरेलल यूट्रस में भी चेंज आ रहे होते हैं, तभी इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल ना बोल करके रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल साइकिल बोलो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। समझना मेरी बात। तो यहां दो फेज हो रही है बेटा, एक ओवरी में भी चल रही है और यूट्रस के अंदर भी चल रही है। ओवरी पर इफेक्ट डाल रही है हमारी पिट्यूटरी, तभी तो कहते हैं ये मानसिक स्थिति के अनुसार कंट्रोल होती है। अगर कोई बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है या मेंटली स्ट्रेस में है या मेंटली कोई चीजें हैं,
तो वहां मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगड़ने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। एंजाइटी का शिकार है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाएगी, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से ओवरी और ओवरी से सीधे यूट्रस पर पड़ता है, ठीक है। सब जगह आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा साइकिल को मैं। यहां ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये ओवरी की बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं ओवरी की बात कर रहे हैं, अरे ये जो बात कर रहे हैं ना हम ओवरी की बात कर रहे हैं, और यहां बात करेंगे हम एंडोमेट्रियम, यूट्राइन वॉल की बात कर रहे हैं। समझना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट साइकिल है, ठीक है। ये तो हम बात करेंगे ओवरी की, यहां हम बात करेंगे यूट्राइन वॉल, ठीक है। एंडोमेट्रियम, ठीक है, यूट्राइन वॉल एंडोमेट्रियम, ठीक है, यूट्राइन वॉल एंडोमेट्रियम, ग्रोइंग फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस। समझ रहे हो? हाँ। अब समझना यहां पर ओवरी में क्या चीज चल रही है, ये डिफरेंट फॉलिकल की स्टेज आ रही है, फॉलिकल की डिफरेंट स्टेज आ रही है। यूट्रस में क्या हो रही है, यूट्रस की मेम्ब्रेन थिन हो रही है, फिर थिक हो रही है, थिक हो रही है, थिक हो रही है, फिर थिन हो रही है, थिक हो रही है। यानी दो पैरेलल अलग अलग इवेंट चल रहे हैं ड्यूरिंग फीमेल सेक्सुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। तो अब मैं इसकी स्टार्टिंग करूंगा बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी की कुछ लाइन ले ली है। एनसीईआरटी बताना चाह रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट, प्राइमेट की बात चल रही है। अब प्राइमेट में कौन कौन आ गए, प्राइमेट्स में कौन कौन आ गए, प्राइमेट में हम सब आ गए, प्राइमेट्स में हम सब आ गए। प्राइमेट्स में कौन कौन आ गए, प्राइमेट्स में मंकी आ गए, एप आ गए और ह्यूमन बींग आ गए। हम तीनों के तीनों प्राइमेट्स हैं, ठीक है। हम प्राइमेट्स हैं, तो प्राइमेट्स के अंदर साइकिल चलती है। पहला क्वेश्चन ये आएगा साइकिल कहां कहां देखने को मिलेगी। अरे भाई कहां कहां देखने को मिलेगी, मंकी, एप, ह्यूमन बींग, ठीक है। आप समझ रहे हो, मंकी, एप, ह्यूमन बींग, अदर देन एप, ठीक है। एस्ट्रो साइकिल मिलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं मिलती, वो अलग है। क्लियर है? द फर्स्ट, जब साइकिल स्टार्ट होती है, पहली बार साइकिल स्टार्ट होती है, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन बोलता रहा हूं मैं, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पर इसको मिनारके बोलते हैं, मिनारके। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब साइकिल स्टार्ट होती है, इसको मिनारके बोलते हैं, ठीक है। इस साइकिल के ड्यूरेशन की बात करूं तो ये 24 से लेकर के 35 डेज के बीच में लगभग 28 प्लस माइनस 2 डेज की साइकिल है, ठीक है। ऐसे याद रखो। भाई फिक्स किस बहुत रेयरली फिक्स होती है, जो बहुत हेल्दी, बहुत एकदम मेंटली काम रिलैक्स होते हैं, नहीं तो ये वेरी करती है, ठीक है। 24 से लगभग 35 के बीच में ये वेरी करती है। 28 प्लस माइनस 2 डेज स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। समझना मेरी बात, हाँ। ये प्राइमेट्स में मिलती है, प्राइमेट्स में तीनों आ जाते हैं, मंकी, एप और ह्यूमन बींग, ये सब प्राइमेट्स हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। अब थोड़ा समझना यार साइकिल को, एक्चुअल में कनेक्टिंग है बहुत सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। इसमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे हम बोलेंगे फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूल्यूशन, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। ये सब ने जो नाम रखे हैं ना, किसके आधार पर रखे हैं भाई, ओवरी के अंदर कुछ इवेंट हो रहे हैं, उसके आधार पर नाम रख दिया फॉलिकुलर फेज, ओव्यूल्यूशन और ल्यूटियल फेज। पैरेलल, पैरेलली, ठीक है, यूट्राइन वॉल के अंदर भी वो इवेंट चल रहे हैं, उसके बेस पर नाम रख दिया मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव, सिक्रेटरी, जैसे समझो, ठीक है। फॉलिक्यूलर फेज 1 से लेकर के 1 to 13 डेज की होती है। कहां चल रही है, ओवरीज के अंदर। इसमें हो क्या रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। क्या चल रहा है इसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा है। फिर ओव्यूल्यूशन किस दिन होगा, 14th डे, 14वें दिन, 14th डे क्या होने वाला है, ओव्यूल्यूशन, ठीक है। 14th डे ओव्यूल्यूशन होने वाला है इसके अंदर, और फिर लास्ट के जो, ठीक है, कह सकते हो 28 है ना, 14 निकल के 14th डे होंगे, लास्ट 14th डे, लास्ट 14th डे, इसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और ल्यूटियल फेज चलेगी। ये किसके बेस पर चल रही है, ओवरी के बेस पर।
पर पैरेलली यूट्रस में भी तो चेंज हो रहे हैं। जब यूट्राइन बॉल टूट के बाहर निकलती है 1 से लेकर के 5 दिन पैरेलली 1 to 5 days, तब क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। जब एंडोमेट्रियम टूट जाएगी फिर उसको बनना स्टार्ट होगा, प्रोलिफरेशन चालू होगा 6 से लेकर के लगभग 13वें दिन तक। प्रोलिफरेटिव फेज, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है। फिर सिक्रेटरी फेज आएगी, एंडोमेट्रियम बिकम हाईली सिक्रेटरी, वही लास्ट 14 डे। प्रोलिफरेटिव फेज आ गई, 14 दिन भी कर सकते हो वैसे तो उसको, ठीक है। अब 14 से लेकर के 28 डेज कह सकते हो, ठीक है। एंड सिक्रेटरी फेज, एंडोमेट्रियम बिकम हाईली सिक्रेटरी और वैस्कुलर, ठीक है। इसको क्या लिखना मैं समझाऊंगा ही। तो एक्चुअल में ये पैरेलल चीजें चल रही हैं, ये ओवरी में चल रही हैं, तो ये कहां चल रही है? यूट्राइन वॉल के अंदर, यूट्राइन के अंदर चल रही हैं। उसके बेस पर मैंने अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। अब समझ कंट्रोल कैसे हो रही है, थोड़ा मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं, ये थोड़ा सा बेस क्लियर कराएगा, उसके बाद मैं चालू करूंगा कंसेप्ट, ठीक है। अभी थोड़ा सा बेसिक समझो। ये तो हाइपोथैलेमस है, आप जान ही रहे हो भाई, हाइपोथैलेमस है ये सर, हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है। आप जानते हो हाइपोथैलेमस से डिफरेंट हार्मोन निकलते हैं, जैसे GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। यही हार्मोन किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं? पिट्यूटरी को। क्या करने के लिए? डिफरेंट टाइप के हार्मोन को रिलीज करने के लिए। भाई गोनेडोट्रोफिन, FSH भी गोनेडोट्रोफिन है और LH भी गोनेडोट्रोफिन है। FSH और LH दोनों गोनेडोट्रोफिन हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? FSH और LH दोनों गोनेडोट्रोफिन हैं, समझना। FSH और LH दोनों ही गोनेडोट्रोफिन हैं, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो GnRH, ठीक है, यहां से निकला, ये FSH LH को स्टिमुलेट करता है कि भाई तुम निकलो पिट्यूटरी से, तब पिट्यूटरी से FSH निकलेगा, ये FSH निकल रहा है, FSH। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के अंदर, ये ओवरी के अंदर कहानी चल रही है, ओवरी के अंदर प्राइमोडल फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट करता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी फॉलिकल को ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? और इन सारे फॉलिकल से एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, जो पिछली साइकिल में मैं करा चुका हूं। सारे फॉलिकल से एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, समझना, पैरेलली निकल रहा है। और ये एस्ट्रोजन पैरेलली यूट्राइन वॉल के अंदर क्या करेगा? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये हार्मोन एंडोमेट्रियम के बनाने का काम करता है। तो एंडोमेट्रियम यहां टूट चुकी है, अब एंडोमेट्रियम को बना रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कर रहा है एस्ट्रोजन, यानी ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, और यहां से हार्मोन निकल रहा है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर देखो आगे, फिर यहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यही ओव्यूलेशन कराता है और यही कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। तो ओव्यूलेशन कराएगा, ओव्यूलेशन होने के बाद ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एक ग्लैंड में, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन निकालेगा। प्रोजेस्टेरोन इस एंडोमेट्रियम को हाईली वेस्कुलर बनाएगा, सिक्रेटरी बनाएगा, और एस्ट्रोजन इसको और थिक करेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ये FSH और LS के हेल्प से ओवरी को कंट्रोल कर रहा है, और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये यूट्राइन वॉल को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरीके से ये साइकिल आपकी हाइपोथैलेमस से ब्रेन से कंट्रोल हो रही है, और इसका इफेक्ट ओवरी और यूट्राइन वॉल पर पड़ रहा है। ये बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इतनी सी बात, बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं अभी तो मैं। यस, ओवेरियन साइकिल, यूट्राइन साइकिल साथ साथ चलती हैं। अभी कुछ मैंने समझाया ही नहीं है, तो बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं, अभी तो कुछ बता ही ना। जो मैंने डायग्राम दिखा रहा हूं ना, इसी डायग्राम को पीछे मैंने रिटन में समझाने की कोशिश की है। मैंने इसमें इतनी बात बताई है एनसीईआरटी का पैरा, कि साइकिल प्राइमेट्स में चलती है, ठीक है, 28 ± 2 डेज की होती है,
जब ये स्टार्ट होती है पहली बार तो इसको मिनार्के बोलते हैं, मिनार्के, पहली बार चालू होती है तब। और अंत जब होता है तो इसको मेनोपॉज बोलते हैं, यानी मिनार्के से लेकर के मेनोपॉज तक चलती है, यानी वही 12-13 साल वाली उम्र से लेकर के 50 साल वाली उम्र तक चलती है, मिनार्के टू मेनोपॉज। ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन साइकिल, यानी ओवरी में चेंज हो रहे हैं तो उसके 3 नाम हो सकते हैं, यूट्राइन वॉल में चेंज हो रहे हैं तो उसके 3 नाम हो सकते हैं। फॉलिकुलर फेज 1 से 13 दिन चलती है, ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है, ल्यूटियल फेज लास्ट 14 दिन की होती है। ऐसी मेंस्ट्रुअल फेज अगेन 1 से 5 दिन तक चलती है, प्रोलिफरेटिव फेज 1 से 13 दिन तक चलती है, ठीक है, और सिक्रेटरी फेज 14 से लेकर 28 दिन तक चलती है। अब इन सारी फेज को मैं एक एक करके समझाऊंगा तरीके से। ये बेसिक समझ में आया नहीं आया कि कैसे क्या है, क्यों बोल रहे हैं, इनके नाम क्या है, ये बेसिक समझ में आ गया। अब मैं एक एक करके लेके चलूंगा, एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मेंस्ट्रुअल फेज। तो इससे पहले बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? तुम में से कई बच्चे तो ऐसे तो सर इस डायग्राम को बनाना है, तुम ये नहीं समझ पाते हो क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। यहां से बनाना है, यू मैं लिख रहा हूं ना मेंस्ट्रुअल फेज, यहां से काम करना है आपको, लिखने का काम। वो तो सिर्फ एक मैंने डायग्रामेटिकली चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दिमाग में एक छाप दूं कि तुम करने क्या वाले हो। भाई एनिमेशन तो नहीं दिखा पा रहा, तो वो एक डायग्राम है जो एनिमेटेड ही तरीके का है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को, अच्छा पिट्यूटरी ओवरी को, अच्छा ओवरी से निकल रहे हैं हार्मोन, अच्छा ये हार्मोन से आवाज आ रही है भाई, हाँ, पिट्यूटरी से निकल रहे हैं हार्मोन, और ये हार्मोन क्या काम कर रहे हैं, यूट्राइन वॉल के अंदर चेंज लेकर के आ रहे हैं, यानी सब चीजें एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, यस या नो? चलो अब समझ में आएगा अच्छी तरीके से। एक मिनट, आवाज आ रही है, इसको हटाई दूं यहां से मैं। चलो ठीक है, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अब मैं एक एक करके उठाऊंगा। सबसे पहले पहली फेज उठाऊंगा, मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सी फेज? मेंस्ट्रुअल फेज। कितने दिन की होती है ये मेंस्ट्रुअल फेज? आप बोलोगे सर 1 से लेकर के 5 दिन की होती है, 1 to 5 days। कहां से आ रही है भाई आवाज? एक मिनट रुको, ये आवाज एक अजीब सी आ रही है, कहां से आ रही है? नहीं नहीं नहीं, पता नहीं भाई कहां से आ रही है, यहां से तो नहीं है। पता नहीं, ठीक है। 1 से लेके 5 दिन की फेज है, समझना। इसमें क्या होता है, फीमेल थोड़ा अनकंफर्ट होती है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, 1 से लेके 5 दिन तक यूट्राइन वॉल टूट के बाहर निकल रही होती है। इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होकर के फ्लो हो रहा है, मेंस्ट्रुअल मतलब ही होता है फ्लो, ठीक है, इसलिए मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, ठीक है। 1 से लेके 5 दिन तक चलती है। इसमें होता क्या है, आप बोलोगे सर इसके अंदर ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है। क्लियर है बिल्कुल, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है, डी, समझ रहे हो? अगर मैं आपसे कहूं ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम क्यों हो रहा है, अब समझो, मैं एक एक चीज को मतलब कॉज करके समझना, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। भाई मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है, मैं एक एक करके लिख रहा हूं, यहां होगा ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्यों टूट रही है, कौन है जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, कौन है जो एंडोमेट्रियम का देखभाल करता है, वो गायब हो गया तभी तो एंडोमेट्रियम टूट रही है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन। समझ रहे हो, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अचानक से लो हो गया इस दौरान। 1 से 5 दिनों में, पहले के जो 1 से 5 दिन होते हैं एंडोमेट्रियम टूट रही होती है, क्यों? क्योंकि अचानक से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। समझ रहे हो? तो अब समझना, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, कॉज क्या है एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने का, मैं कॉज लिख रहा हूं, कॉज यहां लिख रहा हूं, यहां पर क्या हो गया, डाउन हो रही है क्योंकि डिक्रीज हो गया लेवल ऑफ
प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन ये कम हो गए, इसलिए एंडोमेट्रियम टूट रही है। और प्रोजेस्टेरॉन आप जानते हो, प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है? मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, मेंटेन एंडोमेट्रियम। अब बात आ रही है कि ये लेवल क्यों डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्यों हो रहा है? आप बोलोगे यहां पर हो गया डी जनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, डी जनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम भाई डीजनरेट हो रहा है। समझ रहे हो? मैंने कहा ना, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम निकलता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। अगर ये डिजेनरेट कर गया तो ये कम हो जाएंगे, ये कम हो गए तो मेंटेन नहीं रहेगी, टूटना चालू हो जाएगा एंडोमेट्रियम का, ठीक है। पर अब बात आ रही है कि प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट क्यों हो रहा है, कौन है जो मजबूर कर रहा है कि भाई तेरा समय हो गया, अब तू डिजेनरेट हो जा? तो कौन है जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है? कोई बता सकता है कौन है जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है? यार वाह, एलएच, बहुत बढ़िया, गजब, ठीक है। भाई कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि डिक्रीज लेवल ऑफ एलएच, जो कहां से रिलीज हो रहा है? रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। भाई एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा था, क्योंकि वो समय, अभी पिट्यूटरी तो समय से समय तक ही निकालेगी ना, भाई पिट्यूटरी का समय पूरा हुआ, उसने निकालना बंद कर दिया, निकालना बंद कर दिया, भाई डीजनरेट कर गया, डीजनरेट कर गया तो ये कम हो गए, ये कम हो गया तो टूटना चालू हो गया, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था। अब बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? बीएमएस, नो डाउट। पर जैसे ही ये डीजनरेट करता है, दो हार्मोन ऐसे हैं जिनका लेवल अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। मेनली आप बोलोगे प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। हाँ, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाएगा अचानक से, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, लोकल हार्मोन है, लोकल हार्मोन है। इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इट इज द लोकल हार्मोन, ठीक है। लोकल हार्मोन, जो लोकल हार्मोन है, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, लोकल हार्मोन है, ठीक है। इसका लेवल तेजी से बढ़ जाएगा। सर ये क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन? मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, फीमेल ट्रैक में भी रिलीज होता है, ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। नेचर चाहती है जब एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो तब सारी एंडोमेट्रियम टूट टूट के बाहर आ जाए, तो उस समय फीमेल के थोड़ा एब्डोमिनल पेन भी होता है, ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही होती है, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन चल रहा होता है, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन चल रहा होता है। तो ये क्या कराती है? कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम कराते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं, समझना मेरी बात। हाँ, यूट्राइन वॉल की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से टूट टूट के ये बाहर निकलना चालू कर देती है।
समझ रहे हो, इसकी वजह से ब्लड लॉस भी होता है। क्लियर है बिल्कुल, जब टूटेगी तो ब्लड लॉस होगा ना, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। भाई तभी फीमेल को उस समय ब्लड लॉस होता है, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 50 से लेकर के 150 ml के आसपास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 50 से लेकर के 150 ml के आसपास ब्लड लॉस भी होता है इस दौरान। ठीक है, इस दौरान ब्लीडिंग होती है, इस दौरान एब्डोमिनल पेन होता है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, इस दौरान एंडोमेट्रियम टूट रही होती है, टूटेगी तो ब्लड भी निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हो, हर चीज का मैंने कॉज बताया, ये टूट रही है क्योंकि ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है क्योंकि ये डिजेनरेट कर रहा है, ये डिजेनरेट कर रहा है क्योंकि इसका लेवल डाउन हो रहा है पिट्यूटरी से, पर इसका लेवल बढ़ रहा है क्योंकि लोकल हार्मोन है, इसको एंडोमेट्रियम को प्रॉपर साफ करके बाहर निकालना है, यूट्रस को साफ करके एंडोमेट्रियम को बाहर निकालना है, क्योंकि स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन करा करके, ठीक है, ये सबको बाहर निकालता है, उस समय ब्लड लॉस भी होता है। इसीलिए ठीक है, अक्सर कर कहा जाता है फीमेल को आयरन कंटेनिंग चीजें लेनी चाहिए जिससे ब्लड का लॉस मेंटेन हो पाए। अब मुझे बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? एक फेज, 1 से लेके 5 दिन की फेज है, इसको मेंसुरल फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें समझ रहे, मेंसुरल फ्लो होता है। अब मुझे यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। बीएमएस क्रिस्टल क्लियर। आयरन कंटेनिंग कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है, नहीं तो भाई फ्रूट्स में तो आयरन होता ही है, पालक में बहुत आयरन होता है। डायमंड क्लियर। चलो ठीक है, डॉक्टर मनीष दुबे ऑफिशियल। पेन का मतलब बहुत पेन नहीं होता बेटा, हल्का सा एब्डोमिनल पेन रहता है। यहां तक कोई डाउट? देखो, हमेशा कैप्सूल तो तब लो, ठीक है, जब बहुत ज्यादा आयरन कम हो जाए, मतलब आरबीसी कम हो जाए, नहीं तो जितना कोशिश करो कि नेचुरल फूड पर डिपेंड रहो। ठीक है, अच्छे से सब्जियां खाओ, अच्छे से फल खाओ, ठीक है, अच्छे से ड्राई फूड खाओ, तो लगभग सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। ठीक है, समझ रहे हो, सब कुछ जो आपको जरूरत है। ठीक है, कैल्शियम और विटामिन डी ये डाइट में थोड़े से आपके होने चाहिए, क्योंकि आज की डेट में इसकी बहुत कमी हो रही है। बॉन डेंसिटी जब मैंने अपना पता किया, लोगों से पूछा, डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि भाई मैक्सिमम पॉपुलेशन की बॉन डेंसिटी वीक हो रही है सर, आपको पता ही नहीं है। लोग घूम रहे हैं, चल रहे हैं, पर अंदर से वीक हैं, कमजोर हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉन डेंसिटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी डाइट में विटामिन, समझ रहे हो, कम है। विटामिन के भी चाहिए होता है इसके लिए, विटामिन डी भी चाहिए होता है इसके लिए, कैल्शियम के साथ साथ। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हड्डियां कमजोर हो रही हैं लोगों की। ठीक है, समझे? फीवर वाला कंसेप्ट समझाऊंगा मैं, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा फीवर वाला कंसेप्ट, कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हल्का सा फीवरस कंडीशन आती है, क्यों आती है और किस स्टेज पे आती है और वो क्या बताती है, सब कुछ वहां आऊंगा। अभी तो पहली स्टेज बताई है मैंने, इस दौरान फीवर नहीं आता। ठीक है, इस साइकिल के अब फीवर कहाँ आएगा, टेम्परेचर कहाँ बढ़ेगा, वो मैं बताऊंगा, अभी रुको। ठीक है, एक स्टेप हो गया। अब मैं 1 से 5 दिन हो गए, अब 6 से लेकर के 13वें दिन की बात करूंगा। फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, पर पैरेलली और क्या चल रहा है, एंडोमेट्रियम का भी तो डेवलपमेंट चल रहा है यूट्रस के अंदर, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब है डिवीजन, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। समझ में आया? तो फॉलिकुलर फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा है। प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन चल रहा है। समझ रहे हो? कितने दिन की फेज होगी ये वाली? अभी बताया मैंने, ये फेज होगी 5 तक, वो थी 6 से स्टार्ट होगी, 6 to 13 days। क्या क्या काम चल रहा है यहां पर? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा है, फॉलिकुलर फेज का मतलब ही है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल।
डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। फॉलिकल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसी को डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल बोलते हैं। कौन सा हार्मोन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कराता है? अब देखो सारे फॉलिकल डेवलप होते हैं? नो, नो बेटा। जैसे ये फॉलिकल से मान लो, अब क्या होगा, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलने वाला है? FH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या काम करेगा? इन सारे फॉलिकल में से कुछ फॉलिकल को आगे बढ़ाएगा, भाई बढ़ो आगे। हो सकता है इनमें कुछ फॉलिकल ऐसा हो जाए बहुत बड़ा हो जाए, कुछ फॉलिकल ज्यादा बड़े ना हो पाए। भाई हार्मोन है ना, तो नॉर्मल काम कर रहा है, नॉर्मल तरीके से, ठीक है, इनको इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल रही है FSH की वजह से। जो नॉर्मल फॉलिकल पड़े थे इसमें कुछ बढ़ गए आगे, पर एक कोई ना कोई ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा। ये डोमिनेंट फॉलिकल है, डोमिनेंट फॉलिकल है। अगर सारी फॉलिकल आगे बढ़ जाएंगे तो एक मदर कई बच्चे को कंसीव कर लेगी, आप समझ रहे हो ना। और जबकि नेचर चाहती है एक बार में एक ही बच्चा हो, वो ट्विंस का केस अलग है, बताऊंगा आपको। पर अब देखो वो एक ही बच्चा कैसे आएगा, अभी सारे फॉलिकल बढ़ रहे हैं, पर एक जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा, समझना, जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, इनेबिन। क्या रिलीज करेगा? रिलीज इनेबिन। और इनिबिन हार्मोन इस FSH के सीक्रेशन को इनिबिट करता है, ये इनिबिट करेगा, इनिबिट करेगा FSH। तो FSH का सीक्रेशन इनिबिट हो जाएगा इसकी वजह से। अब इससे क्या होगा? इससे जो फॉलिकल बढ़ रहे थे वो सब रुक जाएंगे, सब रुक जाएंगे भाई, अब तुम रुक जाओ। अब समझना, यहां पर FSH का लेवल बढ़ रहा है, इनिबिन हार्मोन आया कि भाई बहुत हो गया, ठीक है, ये तुरंत FSH के सीक्रेशन को क्या कर देगा? इनिबिट कर देगा, इनिबिट FSH। इसकी वजह से जो अनडेवलप फॉलिकल थे, अभी डेवलपिंग स्टेज में नहीं थे, ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ये आगे नहीं बढ़ेंगे, समझना मेरी बात। हाँ, जो डोमिनेंट फॉलिकल है, जो डोमिनेंट फॉलिकल है, ठीक है, ये ही इनिबिन और साथ में एक और हार्मोन निकालेगा, इनिबिन एंड रिलीज एस्ट्रोजन। ये इनिबिन हार्मोन भी निकालेगा और एस्ट्रोजन भी निकालेगा, ठीक है। इनिबिन हार्मोन तो FSH के सीक्रेशन को रोक देगा, इसकी वजह से इन सब का डेवलपमेंट रुक जाएगा। जो डोमिनेंट है वो आगे बढ़ेगा, जो डोमिनेंट है वो आगे बढ़ेगा, समझे? हाँ, डोमिनेंट आगे बढ़ेगा। अच्छा, एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? एस्ट्रोजन ये क्या काम करता है? अब ये आगे जाकर के पार्टिसिपेट करेगा सेकेंडरी टर्सरी ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? एस्ट्रोजन क्या काम करता है? ये इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज प्रोलीफरेशन, प्रोलीफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम कह सकते हो, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा प्रोलीफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम में, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम को। तो उसमें क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम थिक हो रही है, प्रोलीफरेटिव फेज चल रही है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल में नेचर चाहती है कि एक ही फॉलिकल आगे बढ़े, सारे आगे ना बढ़े। तो जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा वो रिलीज करेगा इनिबिन हार्मोन और साथ में एस्ट्रोजन। इनिबिन अदर हार्मोन FSH को इनिबिट कर देगा, इसकी वजह से अदर फॉलिकल डेवलप नहीं होंगे, जो डोमिनेंट है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जो डोमिनेंट है वो एस्ट्रोजन भी ज्यादा निकालेगा, जो क्या काम कराएगा? प्रोलीफरेशन।
ऑफ एंडोमेट्रियम या थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम का काम करेगा। तो इस फेज में यही हो रहा है, ये कंसेप्ट है, समझ में आया? ये कंसेप्ट है, तुम्हारे मन की सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब बताओ, अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? दिमाग लगाओ, यहां तक पूछो, यहां तक बताओ, कोई डाउट? आई ना? नो डाउट। हाँ, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन किलर नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल। अरे भाई, ब्लड लॉस ज्यादा थोड़ी ना बताया था मैंने, एमएल में बताया, उससे डेथ थोड़ी ना होती है। कैसी बातें कर रहे हो भाई? चलो, चलो ठीक है, अच्छा एक बार और सुन लो भाई। सेकंड फेज की बात कर रहा हूं, अरे भाई, सेकंड फेज की बात कर रहा हूं। इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं या प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, 6 से लेकर 13 दिन की होती है। फॉलिकुलर फेज का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। कौन करा रहा है? ये क्या है, सब फॉलिकल्स हैं। कौन करा रहा है? पिट्यूटरी से निकलने वाला एफएसएच। वो सारे फॉलिकल को आगे भेजेगा, पर इनमें से जो डोमिनेंट होगा, जो सबसे बड़ा होगा, कोई ना कोई बड़ा भी होगा, वो इनिबिन हार्मोन और एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। इनिबिन हार्मोन अदर एफएसएच के सीक्रेशन को ब्लॉक कर देगा। इससे क्या होगा? इससे अदर फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो डोमिनेंट है वही आगे बढ़ेगा। तो ये सुनिश्चित हो गया कि एक ही आगे जाकर के बेबी कंसीव होगा, पहली बात। ठीक है, ये एस्ट्रोजन भी निकालेगा। और एस्ट्रोजन क्या काम करता है? प्रोलीफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की डिवीजन को बढ़ा देगा, उसकी थिकनिंग को बढ़ा देगा, क्योंकि इससे पहले मेंस्ट्रुअल फेज थी जिसमें एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आई थी। यहां तक समझ में आया, नहीं आया? आया, नहीं आया? ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज 6 से 13वें दिन तक होगी। अच्छा, मैंने कुछ और लिख दिया क्या? 1 से 13 दिन लिख रहे हो? फॉलिक्यूलर फेज, अच्छा 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 अच्छा। एक्चुअल में फॉलिकुलर फेज मैंने 1 से 13 दिन इसलिए लिखी है क्योंकि फॉलिकल में चेंज तो, फॉलिकल तो ओवरी में हो रहे हैं, और मेंस्ट्रुअल कहां चल रहा है? मेंस्ट्रुअल चल रहा है यहां पर यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस में जब तक मेंस्ट्रुअल चल रहा होता है तब तक फॉलिकल धीरे धीरे मेच्योर हो रहे होते हैं। पर अकॉर्डिंग टू, चलो एनसीईआरटी कर देता हूं मैं, 6 से कर देता हूं, 6 से 13 दिन, 6 से 13 दिन। क्योंकि 1 से लेके 5 दिन तक इन फॉलिकल पर कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई खास इफेक्ट नहीं आता। अब बताओ, यहां तक क्लियर है? अब मैं तीसरी फेज में एंटर कर रहा हूं, ओव्यूल्यूशन। 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, ग्राफिन फॉलिकल बन चुका है, बड़ा सा बन चुका है ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, अब क्या होगा? एट द एंड ऑफ, समझना, किस दिन होती है? 14वें दिन होगी, 14th डे। एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज के अंत में क्या होगा, समझना, फॉलिकुलर फेज के अंत में क्या होगा? फॉलिकुलर फेज के अंत में साइज इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हो? हाँ, फेज नहीं, फेज कर दो, फेज।
फेज, 14वां दिन, 14th डे, एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, साइज ऑफ फॉलिकल बढ़ चुका होगा। और जितना बड़ा फॉलिकल का साइज होगा, नो डाउट उतना ही एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एट पीक। एस्ट्रोजन इस समय पीक पर है क्योंकि फॉलिकल का साइज बहुत बड़ा हुआ है। अब जिस दिन एस्ट्रोजन पीक पर आएगा ना, उसी दिन ये हाइपोथैलेमस की घंटी बजाएगा। हाइपोथैलेमस, उसी दिन ये हाइपोथैलेमस की घंटी बजाएगा कि भाई समय आ गया। और एक घंटी बजाएगा पिट्यूटरी की भी, सिग्नल दो जगह भेजेगा। जिस दिन एस्ट्रोजन की पीक हाई होगी, वो दिन कोई भी हो सकता है, 13वां दिन भी हो सकता है, 12वां भी हो सकता है, पर स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेके चल रहे हैं 13th डे। मान लो 13th डे की बात है, 13वें दिन। 13वें दिन अगर एस्ट्रोजन की पीक हाई है तो ये क्या काम करेगी, तुरंत हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी की घंटी बजाएगी, पॉजिटिव सिग्नल भेजेगी। पॉजिटिव सिग्नल भेजेगी हाइपोथैलेमस से। पहले तो पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, पिट्यूटरी से निकलेगा यहां पर LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, समझना, LH। और हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा GnRH, GnRH। और ये GnRH अगेन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, क्या रिलीज करने के लिए, अगेन LH एंड FSH। क्योंकि GnRH दोनों हार्मोन को निकालता है, LH और FSH। और यहां बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन ओनली LH के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां LH के सोर्स दो हो जाएंगे, इस वजह से LH सर्ज आएगी, LH सर्ज। और FSH की पीक आएगी। सर पीक और सर्ज में क्या अंतर होता है, देखो पीक तो कोई भी आ जाती है कि पीक चल रही है उसकी, सर्ज एकदम तेजी से जू, समझ में आया, तेजी से पीक आना जू एकदम, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, उसको एलएस सर्ज बोलते हैं, बहुत ऊंची, पीक से भी ऊंची जाती है, ठीक है, आप समझ रहे हो, एकदम तेजी से पीक आती है। तो यहां पर एलएस सर्ज आएगी और एफएसएच की पीक आएगी। और जो एलएस सर्ज है ना, ये क्या कराएगी, ब्रेक डाउन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल यानी ओव्यूलेशन, ये करा देगी ब्रेक डाउन ऑफ, समझ रहे हो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। अब एक ही चीज समझना, अगर मान लो किसी फीमेल के अंदर एफएसएच बहुत ज्यादा निकल जाए, तो नो डाउट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन 13वें दिन से पहले ही हाई पीक आ जाएगी। सोचो 11वें दिन अगर एस्ट्रोजन की पीक आ गई, तो 12वें दिन ये मैकेनिज्म हो जाएगी, ठीक है। ओव्यूलेशन किस दिन होगा, 14th डे। फीमेल्स के अंदर ये मैकेनिज्म अर्ली भी हो सकती है, डिले भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि एस्ट्रोजन की पीक कब आ रही है। एस्ट्रोजन की पीक अगर 13वें दिन आएगी तो 14वें दिन होगी, 12वें दिन आएगी 13वें दिन होगी, 10वें दिन आएगी 11वें दिन होगी, 18वें दिन आएगी 19वें दिन ये मैकेनिज्म होगी। तो सारा खेल इसकी पीक का है। और इसकी पीक किस पर डिपेंड करती है, एफएसएच। और एफएसएच का निकलना किस पर डिपेंड करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। और ब्रेन की स्थिति सही होनी चाहिए अगर साइकिल को सही रखना है तो। समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। अब मुझे यार यहां तक बताओ, समझ में आया नहीं आया।
लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एट पीक, यानी एस्ट्रोजन पीक पर है, क्योंकि एस्ट्रोजन मात्रा ज्यादा है। एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहां पर फॉलिकल का साइज बढ़ चुका है, बहुत बड़ा फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। फॉलिकल जितना बड़ा होगा एस्ट्रोजन उतना ज्यादा होगा, सिंपल सी बात, क्योंकि एस्ट्रोजन का सोर्स ही फॉलिकल्स है। अब समझ में आया ओव्यूलेशन का सही कंसेप्ट क्या है? हाँ बेटा, फीमेल का ब्लड डोनेट करना चाहिए, जरूरी है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? जो चीज नेचुरल होती है उनके लिए पेन किलर नहीं ली जाती, समझ में आया? जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसके लिए पेन किलर मत लो। पेन हल्का सा होता है, माइल्ड, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल। अगर यूट्राइन वॉल में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं कराओगे और अंदर एंडोमेट्रियम रह गई तो इन्फेक्शन हो सकता है ना, इसलिए उसको बाहर निकलना जरूरी है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? तुम ऊट पटांग क्वेश्चन पूछोगे, इधर उधर के कोई मतलब नहीं है, ठीक है? उज्जवल, एंटीरियर से निकलना है, निकलता है ना सर। अब तुम गधे जैसी बातें करोगे कि पोस्टीरियर का तो मैंने कोई ऑप्शन बताया ही नहीं है। अब जो भी कुछ चल रहा है एंटीरियर से चल रहा है, ये लिखने की जरूरत क्या है उसको? ये तो आपको पिट्यूटरी पढ़ा चुके हैं ना। चलो ओव्यूलेशन सही है, अब हो गया, सेट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली फेज। आप डे ऑफ ओव्यूलेशन निकाल सकते हो, और आपको टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखी है भाई, इतने दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। तो बताओ किस दिन ओव्यूलेशन होगा? अब जितने भी दिन दे रखे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसमें से आप 14 दिन घटा दो, तो जो दिन निकल के आएंगे वो डे ऑफ ओव्यूलेशन होगा। टोटल नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल माइनस 14। ये फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं यार। डे ऑफ ओव्यूलेशन इज इक्वल टू, ठीक है। अब आपको 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखी है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी परिवर्तन होता है वो इनिशियल फेज में होता है। ओव्यूलेशन के बाद के 14 दिन फिक्स होते हैं, उसमें कभी चेंज नहीं आता। तो वो 14 हटा दोगे तो जितने बचेंगे, ठीक है, वो डे ऑफ ओव्यूलेशन निकल आएगा, ठीक है, समझ गए ना? हाँ, तो आप 14 घटा दोगे, 14 हमेशा ओव्यूलेशन के बाद के 14 दिन हमेशा फिक्स होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। जो भी चेंज होगा अर्ली वाले दिन के अंदर, ठीक है। ओव्यूलेशन जल्दी भी हो सकता है, देर भी हो सकता है, पर ओव्यूलेशन के बाद के 14 डेज फिक्स। तो टोटल में से 14 घटा दोगे तो जो भी आपका आएगा वो आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। पर आपको टोटल डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दिए जाएंगे क्वेश्चन में, तब समझ में आया नहीं आया? हाँ, आपसे मैं क्या कहूं कि टोटल डे ऑफ एमसी, ठीक है, 30 दे रखे हैं, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन तो निकालो ओव्यूलेशन किस दिन होगा, ठीक है। 18 दे रखे हैं तो बताओ, 23 दे रखे हैं तो बताओ, समझ रहे हो ना? समझ गए ना मेरी बात? तो डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालो, डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालो, डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालो, ठीक है। तो आप निकाल करके बताना इसको, एक कुछ होमवर्क हो गया आपका। चलो ओव्यूलेशन हो गया, अब ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा? ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, यानी जो कह सकते हो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर्ड हो गया था, अब वो एक ग्लैंड में कन्वर्ट होगा, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब देखो क्या होगा आगे, ल्यूटियल फेज। भाई ल्यूटियल फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। सिक्रेटरी फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम बिकम हाईली सिक्रेटरी, क्योंकि एंडोमेट्रियम यहां पर सिक्रेटरी हो जाएगी, ठीक है, ग्लैंडुलर हो जाएगी। तो समझना ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ क्या हो रहा है यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम।
फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, समझना। कौन बना रहा है? बाय एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और क्या रिलीज करेगा? ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क कर रहा है, तो ये रिलीज करेगा हॉर्मोन्स। इनिबिन भी रिलीज करता है, और इनिबिन आप जानते हो एलएच के सिक्रेशन को इनिबिट करेगा, पर बाद में जाकर के इन एफएसएच को भी करता है, सॉरी एफएसएच के सिक्रेशन को। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन, इनिबिन एटसेट्रा, मेनली तो यही है। ठीक है, अब यहां सारा खेल है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करेगा? देखो, ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है? मेंटेन एंडोमेट्रियम। कैसे मेंटेन करेगा? एंडोमेट्रियम, यहां पर क्या होगा? एंडोमेट्रियम बिकम हाईली सिक्रेटरी, ग्लैंडुलर, हाईली वेस्कुलर, यानी एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे, ग्लैंड की तरह बिहेव करेगी, जो एक फ्लूइड को रिलीज करती है यूट्रस के अंदर, जिससे बेबी का इंप्लांटेशन हो सके। यानी तैयारी चल रही है प्रेगनेंसी को कंसीव करने की, तो प्रोजेस्टेरॉन का तो काम ही ये होता है। आप समझ रहे हो? हाँ, प्रोजेस्टेरॉन का तो काम ही ये होता है भाई, सिक्रेटरी, ग्लैंडुलर और हाईली वेस्कुलर बनाना है इसको। समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि यूट्राइन मिल्क रिलीज, सिक्रेटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूट्राइन मिल्क रिलीज करती है, रिलीज यूट्राइन मिल्क। जो एक तरीके से एंड यूट्रस को फिल करता है, इससे इम्प्लांटेशन हो पाए वहां पर। ठीक है, तो तैयारी चल रही है भाई, एंडोमेट्रियम बढ़िया तरीके से मेंटेन हो रही है, पर एंडोमेट्रियम को एक बार और थिक करना है। वो काम कौन करेगा? एस्ट्रोजन। फर्दर थिकनिंग, एस्ट्रोजन अगेन थिकनिंग करेगा। आप समझना मेरी बात, जब भी मैं एस्ट्रोजन की बात करूंगा तो इसको अगेन से फर्दर थिकनिंग का काम करेगा। ठीक है, फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को और थिक करेगा भाई, पहले थिक किया था पर इस बार एस्ट्रोजन और निकल रहा है, तो फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगा भाई। ठीक है, हाँ, फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम का थिकनिंग बढ़ जाएगी, एंडोमेट्रियम थिक भी हो रही है। ठीक है, इधर इनिबिन क्या काम करेगा? इनिबिट करेगा एफएसएच के सीक्रेशन को, इनिबिट, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें, हमें एलएच की जरूरत है, एफएसएच की जरूरत नहीं है, तो एफएसएच को रोका जाएगा जिससे एलएच मेंटेन रहे, और एलएच मेंटेन रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये मेंटेन रहेगा, ये निकलता रहेगा, ये थिक करके रखेगा, तो मेंटेन सब चीजें बढ़िया रहेंगी। ठीक है, पर जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, समझना मेरी बात। तो प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनिक इफेक्ट, मैं लिख दे रहा हूं, बच्चे ने पूछा भी था।
रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनिक इफेक्ट, थर्मोजेनिक इफेक्ट मतलब इंक्रीज कर देगा टेम्परेचर थोड़ा सा। जब फीमेल का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो उसको समझ में आ जाती है कि भाई आज ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है। हल्का सा टेम्परेचर बढ़ना इंडिकेटर है कि ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है। तो थर्मोजेनिक इफेक्ट प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, समझ रहे हो। हाँ, प्रोजेस्टेरोन की, जैसे प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ना चालू होता है थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। तो क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनिक इफेक्ट, या बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, तो आप बोलोगे प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनिक इफेक्ट। अब बताओ, ये समझ में आ गया। तो जब तक ये प्रक्रिया चल रही है एंडोमेट्रियम मेंटेन है, पर जैसे ही एलएच गिरा एंडोमेट्रियम टूटना चालू, मेंस्ट्रुअल फेज फिर चालू हो जाएगी, यानी इनिशियल जहां थे वहीं आ गए। अब बताओ, जहां थे वहीं आ गए, जैसे ही एलएच डाउन होगा तुरंत एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा, ठीक है। और अगेन जहां थे वहीं आ गए, ठीक है। अब इसको मैं एनसीईआरटी के डायग्राम से कंपाइल कराऊंगा, देखो तुम बढ़िया तरीके, तुमने कभी डायग्राम समझा ही नहीं होगा। एक एक चीज समझना, पहले एफएसएच का लेवल बढ़ता है, अचानक से एफएसएच का लेवल घटना चालू हो जाता है। कौन है जो इस एफएसएच को घटा रहा है, आप बताओ जरा कौन है। इनेबिन। इनेबिन जो डोमिनेंट फॉलिकल था ना, उससे इनेबिन निकल रहा था, वो एफएसएच को दबा रहा है, डाउन कर रहा है, समझ रहे हो ना। हाँ, एफएसएच को घटाने का काम करता है इनेबिन, समझ में आ गया। अब यहां पर एलएच और एफएसएच की पीक आ रही है, ये सर्ज बहुत ऊंची है। किस दिन आती है, आप बोलोगे 14th डे, 14वें दिन। 14वें दिन दोनों की दोनों पीक पर आ जाते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? अपने आप बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अब अपने आप देखो, या अभी बताया भी था मैंने, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ठीक है। कौन कराएगा डेवलपमेंट, आप जानते हो FSH करा रहा था, यही इनको बढ़ा रहा था। जो डोमिनेंट फॉलिकल तो बाद में बढ़ जाएगा, और इन सारे फॉलिकल से एक हार्मोन निकल रहा था, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नॉर्मल तरीके से निकल रहा था और एकदम इसकी पीक आनी चालू होती है। जिस दिन ये पीक पर आएगा उसके अगले दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो किस दिन पीक पर आएगा जरा बताओ, अभी बताया था मैंने, 13वें दिन, 13th डे पीक पर आएगा। फिर जब ओव्यूलेशन होता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम दोनों हार्मोन निकालता है, तो दोनों हार्मोन की पीक आ रही है। देखो तुरंत प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना चालू हुआ, बढ़ना चालू होगा, और एस्ट्रोजन का लेवल भी एक बार और बढ़ता है। समझ में आया? तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों पीक पर आ रहे हैं। तो कौन है जो उसको पीक पर ला रहा है? तो लगभग 23 से 25वें दिन के बीच में एस्ट्रोजन अपना एक रूप और दिखाता है, और लगभग 21वें दिन के आसपास ठीक है प्रोजेस्टेरोन हाई पीक दिखाता है। तो पीक पता होनी चाहिए किस किस दिन किसकी पीक आ रही है। अब ध्यान से देखना, यहां पर देखो एंडोमेट्रियम टूट रही है, हल्की पड़ गई, अब देखो डार्क होती जा रही है, डार्क होती जा रही है, यानी वेस्कुलरिटी बढ़ती जा रही है। फिर टूटना चालू हो गई, ब्लीडिंग चालू हो गई। तो ये एक एक चीज समझ में आ रही है आपको, ये बताओ। मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आई या नहीं आई, मुझे कमेंट में चाहिए। अरे पहली बार एस्ट्रोजन का फर्स्ट एस्ट्रोजन सीक्रेशन फॉलिकल्स कर रहे हैं, सेकंड वाला कॉर्पस ल्यूटियम कर रहा है। अब कितने बार, 3 बार तो लिख चुका हूं, चौथी बार फिर भी पूछ रहे हो, तो गधे ही हो बिल्कुल। इस साइकिल को इतने बार करा दिया, इतने तरीके से करा दिया, अगर जरा भी आईक्यू होगा तो समझ में आ जाएगी। यूट्राइन मिल्क का मतलब एक फ्लूइड भरता है यूट्रस के अंदर, जिसके अंदर बेबी आकर के फ्लोट करता है। स्टार्टिंग में वो अलग होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, मतलब अभी कराऊंगा फर्टिलाइजेशन में, टेंशन मत करो तुम, बिल्कुल जीरो लेवल से समझना चाहते हो तो फर्टिलाइजेशन में समझो। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है सर? कॉर्पस ल्यूटियम का फटके सेकेंडरी oocyte का निकल जाना ओव्यूलेशन कहलाता है। नहीं मुझे पता है यार, गधे इतने गधे होंगे तो कैसे काम चलेगा यार, कंपटीशन टाइट है। सोचो तुम बोर्ड का एग्जाम दे करके आए हो, सोचो, और
ये 12th का वो चैप्टर है बिना पढ़ाए बच्चा अपने आप पढ़ लेता है, मतलब बिना पढ़ाए, मतलब उसका अपना इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो सारी पीएचडी पहले ही कर लेता है। टीचर पढ़ाता है तो वो डाउट पूछता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब होता है जिसमें दोनों इवेंट होते हैं, यूट्रस का भी और ओवरी का भी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ और सिर्फ यूट्रस के ब्रेकडाउन से मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, तभी इसको सही मायने में रिप्रोडक्टिव साइकिल को ना कहना चाहिए। सारी चीजें कवर कर दी हैं। अच्छा, बोर्ड अभी नहीं दिया, कोई बात नहीं, जिसने बोर्ड नहीं दिया उसको तो खैर मैं करा ही रहा हूं। मैं तो जीरो से ही करा रहा हूं, बहुत बेसिक से करा रहा हूं, ठीक है। एक एक कंसेप्ट को इंडिकेट करते हुए करा रहा हूं, ठीक है। मैं आज मेंस्ट्रुअल साइकिल ही कराऊंगा। हाँ, नहीं नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा आज, ठीक है, उसमें टाइम चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में कल कराऊंगा, तो आज सेशन थोड़ा आपका अर्ली रहेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक का पूरी कहानी आपकी कल चलेगी। क्लियर है? और मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर परसों खत्म हो जाएगा। अच्छा, परसों वो भी है? यस, ठीक है। यूट्यूब का सेशन लगा हुआ है भाई, परसों आ जाना। पहला मेरा ही है 4 से, ठीक है, 4 से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तरुण सर की मुझे क्लास मिल रही है ट्यूसडे की नेक्स्ट वीक में, ठीक है। अगर कुछ भी तुम्हें लगे तो वहां वहां भी हम इसको कवर कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेंशन की कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आज मैं तय रखूंगा, ठीक है। अब बाद बाकी का कल करेंगे, थोड़ा सेशन जल्दी खत्म करूंगा मैं, क्योंकि आज मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम डाइजेस्ट करो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से डाइजेस्ट कर लो उसको, समझ लो, क्वेश्चन लगा लो उसके जितने लगा सकते हो, ठीक है। फिर कल मैं पूरा एक नया टॉपिक चालू कर रहा हूं, क्योंकि वो टॉपिक आज मैं स्टार्ट करूंगा तो अटक जाएगा आधा, और आधा अटक गया तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से लेकर के पूरा इम्प्लांटेशन तक का मैकेनिज्म है, पूरी जर्नी है, ठीक है, जो मैं कल कराने वाला हूं, ठीक है। कल अगर ये हो गया तो परसों तक चैप्टर खत्म ही है, वैसे भी खत्म है, ठीक है। हाँ, पॉडकास्ट शुरू कर भाई, तू सही तो हो जाने दे, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं अपनी विल पावर से पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं तो अभी भी, मतलब तुम्हें ये फ्रैक्चर नहीं, इट इज नॉट अ फ्रैक्चर, इट इज मेजर सर्जरी, समझ रहे हो? 4 घंटे तक दो बहुत बड़े मैक्स के सीनियर डॉक्टर ने जो सर्जरी की है, मेजर सर्जरी, आज भी भयंकर पेन है, रात भर मतलब जो शॉकिंग वेव्स आती है ना, क्योंकि न्यूरॉन डैमेज हुए हैं, बड़े बड़े मोटी जो नर्व है वो डैमेज हो गई है बिल्कुल, तो शॉकिंग वेव्स आती हैं बुरी तरह से, ठीक है। अगर उनको बचने के लिए मैं गोली खाता हूं तो दिन में भी सोता रहूंगा मैं, ठीक है। नहीं खाता हूं तो भयंकर पेन होता है, हथौड़ा चला रहा है कोई, तो चीजें हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा देखो, मंजिल आपका चल ही रहा है पैरेलल, ये सारे बैच चल ही रहे हैं आपके, वाईटी आपका चल ही रहा है, एनसीईआरटी डीप लाइन, ठीक है। और अभी एक वाईटी जो खतरनाक सीरीज है जो चालू कर रहे हैं, ठीक है, कल से पूरा 11th रिवाइज कराने के लिए, ठीक है, आज सबको आना है भाई, आ जाना, ठीक है, सैटरडे से वो चालू कर ही रहे हैं आपकी, ठीक है, ऑलरेडी पूरा एकदम, ठीक है, ऑफलाइन चल ही रहा है, ठीक है। ऑफलाइन भी मेरा स्टार्ट अभी तो खैर नहीं है मेरा, ठीक है, मेरा स्टार्ट हो जाएगा अब, ठीक है, समझ रहे हो? तो नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वहां पर भी धीरे धीरे, ठीक है। तो अपना तरफ से अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। हाँ, धीरे धीरे रिकवरी जितनी फास्ट हो जाएगी ना मेरी, तो और मैं पोटेंशियल लगाना चालू कर दूंगा। पॉडकास्ट तो छोड़ो, पॉडकास्ट में पूरा कराऊंगा धीरे धीरे, पैरेलल चलता रहेगा, टेंशन मत करना, और भी चीजें ऐड ऑन करूंगा उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय 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 बाय।